नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश चंद मिस पीजीटी हिंदी अध्यापक सिटी पब्लिक स्कूल कटरा मुंगराबाद साहपुर जौनपुर आप लोगों का ऑनलाइन हिंदी की कक्षा में स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के पूरक पुस्तक कृतिका का पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक पाठ पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके लेखक कमलेश्वर जी हैं। आइए इस पाठ के बारे में देखें। इस पाठ का सारांश इस प्रकार से है। जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें सरकारी तंत्र का मजाक उड़ाया गया है। हम जिस इंग्लैंड के गुलाम रहे, उसकी रानी के सम्मान के लिए भारत की सरकार अपमानपूर्ण हरकतें करती है, यह दिखाना इस निबंध का मूल उद्देश्य है। इस पाठ का सारांश इस प्रकार से है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने पति के साथ भारत आने का निश्चय किया। अखबारों में इसकी चर्चा प्रारंभ हो गई। एलिजाबेथ का दर्जी भी परेशान हो गया कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। एलिजाबेथ के साथ दौरे के लिए फोटोग्राफर की फौज भी तैयार हो गई। भारतीय अखबार में समाचार आया कि रानी ने हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा भारत से मंगवाया गया है, जिस पर 400 पाउंड का खर्च आया है। रानी की जन्मपत्री प्रिंस फिलिप्स के कारनामे उनके नौकरों, बावर्चियों, खामसाहों, अंगरक्षकों के साथ साथ शाही महल के कुत्तों की भी जानकारी पेपर में छपी थी। आखिरकार रानी 5,000 रुपये का जो सूट पहनकर आने वाली हैं, उनके स्वागत में तो कुछ धूमधाम तो होना ही चाहिए। देखते ही देखते दिल्ली की काया पलट होने लगी। सड़कें धुलवा के एकदम जवान कर दी गईं। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। इमारतें सुंदरियों की भांति सजने लगी। नई दिल्ली खुशी से झूम उठी और कहने लगी, वो आए हमारे घर खुदा की रहमत, वो आए हमारे घर खुदा की रहमत, कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। अचानक एक परेशानी सामने आई। जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक गायब थी। पहले भी इस नाक के लिए राजनीतिक आंदोलन और बहसें हो चुकी थी, परंतु जैसा होता है कि राजनीतिक आंदोलन का कोई हल नहीं निकल सका। कुछ राजनीतिक दल नाक को काटना चाहते थे, कुछ बने रहने देना चाहते थे। आखिरकार एक दिन यह हादसा हो ही गया। हथियारबंद जवानों की गश्त होते हुए भी इंडिया गेट के सामने लगी जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक किसी सिरफिरे देशभक्त ने काट दी। अब सवाल यह था कि रानी के आगमन पर जॉर्ज की नाक अगर न दिखी तो यह अपनी नाक कटवाने जैसा, अर्थात अपने देश की बेइज्जती होती। देश के शुभचिंतकों की यहाँ एक बैठक बुलाई गई। सभी ने कहा कि रानी के आने तक कटी हुई नाक वापस लग जानी चाहिए। उच्च स्तर पर सलाह मशवरे होने शुरू हो गए। आखिरकार एक मूर्तिकार को फौरन दिल्ली बुलाया गया। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर पैसे से लाचार था। मूर्तिकार से जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को कहा गया। मूर्तिकार ने हुक्कामों के चेहरे पर बदहवासी और आंसू देखे तो उसने नाक लगाने के लिए हामी तो भर दी और उनसे पूछा कि यह लाट कब बनी है और कहाँ से यह पत्थर लाए गए हैं। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया है। पुरातत्व विभाग की फाइलें खोली गईं, परंतु पता चला कि फाइलें में सब कुछ हजम कर चुकी है। मूर्तिकार से कहा गया, जो भी हो, यह काम तुम्हारे ही भरोसे है। देश में भ्रष्टाचार की स्थिति को भी यहाँ दर्शाया गया है। जैसा कि बताया गया कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। एक खास कमेटी इस कार्य के लिए बना दिया गया। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश भर के पर्वतों पर जाकर पत्थर की किस्म का मैं पता लगाऊंगा, पत्थर खोज कर लाऊंगा। मूर्तिकार हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर गया, चप्पा चप्पा खोज डाला, पर उस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। उसे लगा कि यह पत्थर विदेशी है। उस मूर्तिकार ने हार नहीं मानी।
उसने सभापति की सहमति से अन्य नेताओं की मूर्तियों से जॉर्ज पंचम की नाक का मिलान करना भी शुरू कर दिया। वह दिल्ली से मुंबई गया, वहाँ से दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी आदि सबकी नाकें टटोली, नापी, फिर गुजरात की तरफ गया। वहाँ महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को भी परखा। बंगाल में जाकर गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि की भी लाटों को देखा, अर्थात मूर्तियों को देखा। बिहार से होता हुआ उत्तर प्रदेश की तरफ आया। वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय जी की भी लाटों के पास होकर मद्रास पहुँच गया। सत्यमूर्ति की भी लाट को देखा, अर्थात मूर्ति को देखा। पंजाब में लाला लाजपत राय, भगत सिंह की मूर्ति से का भी सामना हुआ, लेकिन किसी किस्म की पत्थर से जॉर्ज पंचम की लाट की नाक का मिलान नहीं हो पाया। आखिर में दिल्ली पहुंचकर उसने बयान दिया, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्ति देखाया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सभी की नाक बड़ी निकली। सभी हताश हो गए, परंतु मूर्तिकार ने साहस नहीं छोड़ा। उसने फिर सुझाव दिया, विहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं, शायद उनमें से किसी की नाक फिट हो जाए। परंतु उन सब की नाकें भी बड़ी मिली। राजधानी में रानी के स्वागत की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया जा रहा था, परंतु नाक नहीं थी। सरकारी हुक्कामों में खलबली मच गई। अब की बार उसने एक नई योजना पेश की। उसने कहा, 40 करोड़ जनता में से किसी एक जिंदा व्यक्ति की नाक काट कर लगा दिया जाए। उस समय देश की जनसंख्या 40 करोड़ थी। यह सुझाव सुनकर सन्नाटा छा गया। मूर्तिकार ने कहा, नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त देनी है। इजाज़त दे दी गई। अगले दिन अखबार में छप गया, नाक का मसला तो हल हो गया। नाक लगाने से पहले हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती कर दी गई। मूर्ति के आसपास का तालाब साफ कर दिया गया, उसकी रवाब निकाल दी गई, ताज़ा पानी डाला गया ताकि जिंदा नाक सूखने न पाए। आखिरकार अंतिम दिन चुपचाप जॉर्ज पंचम की लाट में नाक लग ही गई। सब अखबार में छपा था कि जॉर्ज पंचम को जिंदा नाक लगाई गई है, यानी नाक जो पत्थर की कतई नहीं लगती। लेकिन उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं छपी, कहीं कोई फीता नहीं कटा, कोई सभा नहीं हुई, किसी का कोई अभिनंदन भी नहीं हुआ, कोई मान पत्र भी नहीं दिया गया था, कोई स्वागत समारोह भी नहीं हुआ, न ही कोई चित्र छपा। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों था। नाक तो एक ही चाहिए थी, वह भी बुद्ध के लिए। अर्थात विदेशी जब हमारे यहाँ आते हैं तो उनके स्वागत में हम अपना बहुत कुछ खो देते हैं। आइए, इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आप लोग लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे। इसका उत्तर हम चेक कर लेंगे। बाद में अगले नए वीडियो में नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।